वेरिएशन इन वैल्यू ऑफ जी। बेटा हमने जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैलकुलेट किया था पिछले लेक्चर में, और अब हम इसमें जी की वैल्यू किस तरह से वेरी करती हैं ये इस टॉपिक में करने वाले हैं। तो वेरिएशन इन वैल्यू ऑफ जी, आपको पता है अर्थ इज नॉट कंप्लीटली स्फेरिकल, इट इज समवट इलिप्टिकल। इलिप्टिकल है। जो इसका अर्थ का अगर हम बात करें, अर्थ जो है लिटिल बिट इलिप्टिकल है। जो इक्वेटर है, इक्वेटर और पोल, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल पे अगर हम बात करें तो ये जो रेडियस है ये इस इक्वेटर के रेडियस से 21 किलोमीटर लेस है, कम है 21 किलोमीटर। तो 21 किलोमीटर कम होने की वजह से आर दोनों में सेम नहीं है। इक्वेटर का रेडियस इज ग्रेटर देन पोल रेडियस, यानी आर ई रेडियस ऑन इक्वेटर साइड इज ग्रेटर देन रेडियस ऑन पोल साइड, ग्रेटर है। और आपको पता है जी की वैल्यू, जी किसके इक्वल होती है, हमने कैलकुलेट किया था जी इज इक्वल टू कैपिटल जी यानी कि एक्सेलरेशन ग्रेविटेशनल कांस्टेंट मास ऑफ अर्थ अपॉन स्क्वायर ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ। जी की वैल्यू दोनों केस में सेम रहेगी, चाहे आप इक्वेटर पे जाएं और चाहे पोल साइड जाएं। इसी तरह से m की वैल्यू यानी मास ऑफ अर्थ सेम रहेगा, चाहे आप इक्वेटर साइड जाएं और चाहे आप पोल साइड जाएं। बट रेडियस जो है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। इक्वेटर साइड में रेडियस लार्जर है और पोल साइड में रेडियस लेसर है। तो इक्वेटर साइड में रेडियस लार्जर होने की वजह से और रेडियस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो आपको पता है जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, लेस हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि आर ग्रेटर है इक्वेटर में और आर ग्रेटर होने की वजह से जी की वैल्यू कम हो जाएगी। और जैसे जैसे हम पोल पे जाएंगे, पोल की साइड जाएंगे, तो आर की वैल्यू कम है, इस करके वहां पे जी की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। तो आप यहां लिखेंगे कि G इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। वी नो दैट आर ई यानी रेडियस ऑन इक्वेटर साइड इज ग्रेटर देन आर पी रेडियस ऑन पोल साइड। सो G की वैल्यू जहां पे R ग्रेटर होगा वहां G की वैल्यू लेस हो जाएगी। GE इज लेस देन ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन पोल साइड, बिकॉज ये इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो R ग्रेटर होगा यानी कि इक्वेटर साइड R ग्रेटर है तो G की वैल्यू कम हो जाएगी, पोल साइड R लेसर है तो G की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। यानी GE इज लेस देन ऑन GE इज लेस देन GP। कहने का मतलब कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू इक्वेटर साइड अगर हम जाएंगे देन इट इज लेस, तो कम होती है, और पोल्स पे G की वैल्यू क्या होती है, ज्यादा होती है। फर्स्ट पॉइंट, तो ये एक तो पहला पॉइंट हमारा क्या है कि वेरिएशन इन वैल्यू ऑफ G ड्यू टू शेप ऑफ अर्थ। तो इफ वी मूव टुवर्ड्स द इक्वेटर, मतलब ऑन इक्वेटर रेडियस, देन वैल्यू ऑफ G इज लेस, एंड इफ वी मूव ऑन पोल साइड यानी ऑन पोल्स आप कह सकते हैं वैल्यू ऑफ G इज लार्जर। पोल पे G की वैल्यू क्या होती है, लार्जर होती है। सेकेंड पॉइंट अगर हम बात करें, वेरिएशन इन वैल्यू ऑफ G विद एल्टीट्यूड, हाइट के साथ G की वैल्यू, आपको पता है सेम वही रीजन, उसी तरह से चलना पड़ेगा हमें पता है वी नो दैट G इज इक्वल टू कैपिटल G M अपॉन R स्क्वायर, ये होगा, ये होता है। अब आप देखिए, एज इट इज ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ,
एंड एज द हाइट इंक्रीजेस, हाइट इंक्रीज होगी तो आर की वैल्यू इंक्रीज होती रहेगी, बट मास भी चेंज नहीं होगा और एक्सेलरेशन, ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू भी फिक्स रहती है, और अर्थ का मास भी चेंज नहीं होगा। जैसे हम अर्थ से दूर जाएंगे तो अर्थ के मास पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। सिंस एज हाइट इंक्रीजेस, एज हाइट इंक्रीजेस then distance increases, तो डिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ, अर्थ के सेंटर से डिस्टेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। जब अर्थ के सेंटर से डिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा तो इसका मतलब g जो है क्या हो जाएगी, आप g की वैल्यू देखिए क्या बनती है g। उस केस में g को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे कि r के साथ यानी डिस्टेंस जो है, हाइट आप लगा लीजिए, ये g जो है यहाँ पे g h की फॉर्म में हम ले लेते हैं, यानी हाइट पे, एट हाइट h at height h from surface of earth, अर्थ के सरफेस से h हाइट पर जी एच विल बी कैपिटल जी, m इन पे तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा, लेकिन डिस्टेंस क्या हो गया अब, r प्लस एच हो गया, इसका स्क्वायर। r प्लस एच स्क्वायर, क्योंकि डिस्टेंस का स्क्वायर होता है तो ये r प्लस एच का स्क्वायर हो गया। अब अगर हम इसको नंबर 1 दे दें और ये नंबर 2 दे दें, तो अब आप वैल्यू देखिए, कैलकुलेट करके देखिए, दोनों के कंपैरिजन ले लो। कंपैरिजन लेंगे तो हम क्या करेंगे, जी एच अपॉन जी इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, जी एम अपॉन आर प्लस एच होल स्क्वायर, और वो नीचे आ जाएगा, यानी कि जी एम और आर स्क्वायर ऊपर चला जाएगा। तो जी एम से जी एम कैंसिल, तो क्या बन गया हमारा, ये बन गया जी एच अपॉन जी इज इक्वल टू आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच होल स्क्वायर। और आपको पता ये आर प्लस एच है तो ग्रेटर है, और ग्रेटर है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, आप ये लेस देन 1 आएगा, 1 से कम आएगा, क्योंकि ऊपर छोटी वैल्यू हो और नीचे बड़ी है तो वैल्यू क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली लेस देन 1 आएगी, नीचे बड़ी है तो। सपोज जैसे ऊपर जो है 6,000 है और नीचे 7,000 हो तो वैल्यू 1 से कम आएगी, 6/7 1 से कम है, तो इसका मतलब जी एच अपॉन जी इज इक्वल लेस देन 1 और जी एच इज लेस देन जी। तो इससे क्या कंक्लूजन निकला, कंक्लूजन ये निकला कि एज हाइट इंक्रीजेस, कंक्लूजन क्या निकला, एज हाइट इंक्रीजेस, हाइट इंक्रीजेस देन वैल्यू ऑफ जी डिक्रीजेस, जी डिक्रीजेस। तो जैसे ही हाइट इंक्रीज होती है जी की वैल्यू डिक्रीज होती है। फर्स्ट केस में हमने देखा कि इक्वेटर पे जी की वैल्यू कम होती है और पोल्स पे जी की वैल्यू ज़्यादा होती है। अब सेकंड केस में हमने ये देख लिया कि जी की वैल्यू जैसे जैसे हाइट इंक्रीज होती है जी की वैल्यू क्या होती रहती है, डिक्रीज होती रहती है। बेटा अपना सभी जो है माइक को बंद कीजिए, माइक बंद कीजिए, मैंने आपको बोला ना बेटा। नेक्स्ट, वेरिएशन ऑफ जी विद डेप्थ, डेप्थ के साथ एज वी गो डाउन अर्थ द वैल्यू ऑफ
G goes on decreasing, डिक्रीज होती है बेटा, पहले भी आपको यही बताया था मैंने, डिक्रीजिंग वैल्यू डिक्रीज होती रहती है, क्योंकि मास भी डिक्रीज होता है, रेडियस भी डिक्रीज होता है, और मास डिक्रीज होने की वजह से डिक्रीज हो जाती है। एंड एक्सपेरिमेंटली इट इज फाउंड दैट, ये एक फॉर्मूला दिया साइंटिस्ट ने, GD अपॉन G यानी कि डेप्थ पे, दैट इज इक्वल टू 1 माइनस D अपॉन R, ये फॉर्मूला दिया है, ये कैलकुलेशन से ये फॉर्मूला निकला है, इसके इक्वल होता है। तो ये बनेगा GD अपॉन G इज इक्वल टू R माइनस D अपॉन R, एंड दिस इज लेस देन 1। तो GD अपॉन G लेस देन 1, यानी कि GD इज लेस देन G। तो जैसे जैसे क्यों हुआ ऐसे, वो इसलिए हुआ बेटा कि जैसे हम डेप्थ पे जाते हैं तो मास भी डिक्रीज होता है और रेडियस भी डिक्रीज होता है, और मास और रेडियस दोनों डिक्रीज होने से जब साइंटिस्ट ने डिफरेंट डेप्थ पे स्टडी किया तो उन्होंने फाइंड आउट किया कि G की डेप्थ पे जो है ये रिलेशन ये निकलता है, यानी कि जैसे हम डिक्रीज अंदर की तरफ जाते हैं G की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है। और एट सेंटर ऑफ अर्थ, आगे चलेंगे हम, एट सेंटर ऑफ अर्थ के सेंटर पर क्या हो जाता है, D इज इक्वल टू बिकम R, D जो है यानी डेप्थ रेडियस के इक्वल होगी सेंटर ऑफ अर्थ, तो यहाँ पे D और R को वैल्यू इक्वल रख दें तो क्या आ जाएगा, GD यानी कि डेप्थ पे अपॉन G, ये किसके इक्वल हो जाएगा, 1 माइनस D R के इक्वल है तो R अपॉन R, यानी कि 1 माइनस 1 किसके इक्वल हो गया, 0, यानी कि वहाँ पर G की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है अगर हम अर्थ के सेंटर पे जाएं, क्योंकि ऐसे जैसे डिक्रीज अंदर जाते जाएंगे तो R डिक्रीज होगा, R डिक्रीज होने से मास भी डिक्रीज होगा, और अल्टीमेटली जो है प्रैक्टिकली फॉर्मूला ये बनता है, और जैसे हम अर्थ के सेंटर पे पहुंचेंगे वहाँ पे D की वैल्यू R के इक्वल हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पे रेडियस के इक्वल पहुँच गए हम, R और D इक्वल हो गए तो ये कैंसिल होके 1 बनेगा, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, ये इधर जाएगा 0 हो जाएगा, यानी कि वहाँ सेंटर ऑफ अर्थ पे G की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। इसके बाद बेटा नेक्स्ट रिलेशन बिटवीन न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन एंड ग्रेविटेशन। देखिए न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन एंड ग्रेविटेशन, दे आर related to each other. According to Newton's third law of motion, whenever a body applies some force on other body, then second body also applies same force on first body in opposite direction. कहने का मतलब उसमें ये होता है कि to every action there is equal and opposite reaction. मतलब जब एक बॉडी दूसरी बॉडी पे फोर्स अप्लाई करती है तो सेकंड बॉडी भी उतना ही फोर्स फर्स्ट बॉडी के ऊपर अप्लाई करती है। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में भी क्या है कि इन दिस यूनिवर्स एवरी बॉडी अट्रैक्ट एवरी अदर बॉडी विद अ फोर्स, कि हर बॉडी दूसरी बॉडी को किसी न किसी फोर्स से अट्रैक्ट कर रही है, एंड द फोर्स बिटवीन देम दैट इज इक्वल। दोनों बॉडी के बीच में फोर्स क्या रहता है, इक्वल होता है। जस्ट लाइक न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की बात अगर हम करें, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन हम पढ़ चुके हैं कि जब एक बॉडी दूसरी बॉडी पे फोर्स अप्लाई करती है, मैं न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन की बात कर रहा हूँ एक बार, कि ये बॉडी ए है, ये बॉडी बी है, तो ये बॉडी इसको बी जो है ए को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है और बी जो है ए को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। ए बी को अट्रैक्ट कर रही है, बी ए को, और दोनों इक्वल फोर्स से अट्रैक्ट करती हैं। जितना फोर्स ए बी के ऊपर लगाएगी उतना ही फोर्स बी ए के ऊपर लगाएगी। ये है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। और यही सेम टू सेम इसी तरह की बात जो है क्या है, ऊपर नीचे लगा लो चाहे साइड में लगा लो, कि जब एक बॉडी ए
बी को अट्रैक्ट कर रही है तो सेम फोर्स से बी भी ए को अट्रैक्ट कर रही है, क्योंकि न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन में ये कहा गया है कि एवरी बॉडी इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर बॉडी विद अ फोर्स, और हर बॉडी दूसरी बॉडी को किसी न किसी फोर्स से अट्रैक्ट करती है, विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो हमारा रिजल्ट ये निकलता है कि इस यूनिवर्स में हर बॉडी दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट कर रही है और दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो सेम होता है। ये ए बी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है और बी ए को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है विद सेम फोर्स, एक ही फोर्स के साथ। तो वही तो ये न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहता है कि हर बॉडी दूसरी बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है विद सेम फोर्स इन अपोजिट डायरेक्शन। तो ये भी अपोजिट है, जैसे अर्थ किसी बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है तो बॉडी अर्थ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही हैं और दोनों सेम फोर्स से एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही हैं। जैसे हम बात करें कि हमने पहले भी किया था कि मान लिया कि हम ये एक छोटी सी ये ऑब्जेक्ट लेते हैं, ये ऑब्जेक्ट अर्थ को अट्रैक्ट कर रहा है और अर्थ इस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। जिस फोर्स से अर्थ इसको अट्रैक्ट कर रही है उसी फोर्स से ये अर्थ को अट्रैक्ट कर रहा है, बट हम देखते हैं कि ये मूव कर रहा है अर्थ की तरफ, अर्थ इसकी तरफ मूव नहीं कर रही। उसका रीजन क्या है वो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में लेंगे। इस क्वेश्चन में ये है कि क्या न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन और ग्रेविटेशन दोनों एप्लीकेबल है एक दूसरे पे? Yes, both are applicable because Newton's third law of motion, according to Newton's third law of motion, every body attract every other body with a force in opposite direction. या आप यूं कह सकते हैं कि according to Newton's third law of motion, whenever a body applies some force on other body, then same force is applied by the second body on first body, but in opposite direction. मतलब जब एक बॉडी दूसरी बॉडी को अपनी तरफ फोर्स लगा रही है तो दूसरी बॉडी भी उतना ही फोर्स फर्स्ट बॉडी पे लगा रही है, बट अपनी तरफ यानी अपोजिट डायरेक्शन में। और नेक्स्ट जो ग्रेविटेशन में क्या कहा गया है कि हर बॉडी दूसरी बॉडी को क्या कर रही है? अट्रैक्ट कर रही है एक किसी न किसी फोर्स से, और ये फोर्स दोनों का इक्वल होता है और ए बी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, बी अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, यानी अपोजिट डायरेक्शन होगी। सिंस न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन एंड लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दे आर एप्लीकेबल ऑन ईच अदर, एक दूसरे के ऊपर एप्लीकेबल है। नेक्स्ट है हमारा जो क्वेश्चन हम बात कर रहे थे कि हम हमेशा ये देखते हैं जब हर बॉडी दूसरी बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है सेम फोर्स से, तो हमें ऑलवेज ऐसा क्यों फील होता है कि अर्थ की तरफ बॉडी फॉल करती है लेकिन बॉडी की तरफ अर्थ कभी नहीं आती। यानी कि ऑब्जेक्ट हमेशा अर्थ की तरफ चलता है लेकिन अर्थ बॉडी की तरफ कभी नहीं चलती हुई हमें दिखती। ऐसा क्यों है कि एवरी टाइम वी सी, जब हर बॉडी दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट कर रही है इस यूनिवर्स में सेम फोर्स से कर रही है। अभी हमने देखा कि एक ऑब्जेक्ट को कि वो जितना अर्थ पे फोर्स लगा रहा है अर्थ उसकी तरफ फोर्स लगा रही है, बट ऑब्जेक्ट जो है अर्थ के ऊपर फॉल करता है, अर्थ कभी भी मूव करती हुई नहीं दिखती। ऐसा क्यों है? इसके पीछे ये रीजन है बेटा कि हमने पढ़ा है अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में क्या था कि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन यानी कि मोशन यानी चेंज इन मोशन आएगा, तो फोर्स अपॉन मास। अब आप यहां देखिए बॉडी का मास, जो बॉडी फॉल करे उसका मास बहुत कम है, मास कम है इसलिए उसके अंदर एक्सेलरेशन की वैल्यू ज्यादा होगी क्योंकि एक्सेलरेशन मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है, और अर्थ का मास बहुत ज्यादा है इसलिए उसमें एक्सेलरेशन नेग्लिजिबल है। तो ऑब्जेक्ट का मास बहुत कम होने की वजह से उसमें एक्सेलरेशन ज्यादा है इसलिए वो ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ मूव करता है, बट अर्थ का मास वेरी वेरी लार्ज, सो एक्सेलरेशन इज नेग्लिजिबल एंड अर्थ डू नॉट मूव। यानी कि उस थोड़े से फोर्स से ऑब्जेक्ट का मास कम है तो ऑब्जेक्ट तो मूव कर सकता है लेकिन उस इतने थोड़े से फोर्स से अर्थ मूव नहीं कर सकती, इसलिए अर्थ मूव करती हुई नहीं दिखती है। जैसे हम जिस फोर्स से एक स्कूटर को धक्का लगा सकते हैं उसी फोर्स से हम ट्रक को नहीं चला सकते, उसके लिए ज़्यादा फोर्स चाहिए। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ फॉल करता है तो उसके अंदर एक फोर्स इतना कम है कि वो सिर्फ ऑब्जेक्ट मूव कर सकता है, उस फोर्स से अर्थ मूव नहीं कर सकती।
इस वजह से हमें हमेशा ऑब्जेक्ट फॉल करता हुआ दिखता है, अर्थ कभी भी ऑब्जेक्ट की तरफ मूव करती हुई नहीं दिखेगी। नेक्स्ट व्हाट इज मास? मास क्या होता है? देखिए, कोई भी ऑब्जेक्ट, सपोज ये पेन है, ये जिस मटेरियल का बना हुआ है उस मटेरियल की क्वांटिटी को हम मास बोलते हैं। कि जिस मटेरियल से कोई भी ऑब्जेक्ट बना हुआ है उस मटेरियल की जो क्वांटिटी है उसमें, वो मास है। द क्वांटिटी मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज व्हाट? ऑब्जेक्ट का मास क्या होता है कि उस जो जिस मटेरियल से बना है उस मटेरियल की क्वांटिटी को, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज द क्वांटिटी ऑफ मैटर और मटेरियल कंटेन्ड इन इट। कि किसी भी ऑब्जेक्ट में कोई भी ऑब्जेक्ट जिस मटेरियल का बना है उस मटेरियल की क्वांटिटी जो है क्या होती है, उसका मास होती है। द क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट इन अ बॉडी दैट इज नोन एज मास, उसको हम उसका मास कहते हैं। मास की कैरेक्टरिस्टिक क्या है? एक तो मास स्केलर क्वांटिटी है, मास इज ए स्केलर क्वांटिटी, और इसको हम एल्जेब्रिकली ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, यानी ऐड कर सकते हैं, उसी में आ जाता है। मास जो है किसी भी ऑब्जेक्ट का कभी भी कैन नेवर बी जीरो, किसी भी ऑब्जेक्ट का मास कभी भी जीरो नहीं हो सकता। मास इज ए फिजिकल क्वांटिटी विच इज नॉट अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ अदर मटेरियल। कि दूसरा ऑब्जेक्ट हो तो किसी ऑब्जेक्ट का मास कभी भी अफेक्ट नहीं होता, मतलब उसका मास चेंज नहीं होता। दूसरे ऑब्जेक्ट की प्रेजेंस की वजह से किसी भी बॉडी का मास कभी भी चेंज नहीं होता है। और मास आपको अभी बताया कि मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट रिमेन कांस्टेंट, कभी भी चेंज नहीं होता। वी कैन टेक एन ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ, फ्रॉम अर्थ टू मून, मून टू जुपिटर, या किसी भी प्लेनेट पे ले जाइए, उसका मास चेंज नहीं होगा, उसका मास कभी भी चेंज नहीं होता, सेम रहता है। क्योंकि वो जितने मटेरियल की बनी वो मटेरियल एज इट इज रहता है, इसलिए मटेरियल चेंज नहीं होता है, तो कभी भी बॉडी का मास चेंज नहीं होता है। मास जो है किलोग्राम में मेजर होता है। मास किस में मेजर होता है? क्वांटिटी, यूनिट यानी कि किलोग्राम में। और मास को मेजर करने के लिए हम एक सिंपल फिजिकल बैलेंस का यूज करते हैं, जिसमें एक आर्म होती है, तो उस सिंपल फिजिकल बैलेंस से यूज होती है। सो मास की मेजर कैरेक्टरिस्टिक क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। मास जो है किसी भी बॉडी का दूसरी बॉडी की वजह से अफेक्ट नहीं होता, कभी भी मास जो है किसी भी ऑब्जेक्ट का चेंज नहीं होता, वो हर जगह पे पूरे यूनिवर्स में सेम रहेगा। मास जीरो नहीं होता, और मास को हम फिजिकल बैलेंस से मेजर करते हैं, और मास को मेजर करने के लिए यूनिट क्या होती है? किलोग्राम। आज के लिए इतना ही काफ़ी। हैव ए नाइस डे। घर पर रहें, स्वस्थ रहें। थैंक यू।